वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस विद शोभा। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी दिल्ली सल्तनत का। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिसमें हमने बहुत अच्छे से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सीखा, जो कि स्लेव डायनेस्टी की सबसे पहले राजा थे। अब हम उससे आगे करेंगे, जो कि बहुत ईजीली तरीके से मैं आपको याद करवा दूंगी। अभी हम सिर्फ 2 पार्ट लेंगे इनका। एक शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में बात करेंगे, एक उनकी महान बेटी रज़िया सुल्ताना, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पूरी स्लेव डायनेस्टी में, क्योंकि वो एक लौती लेडी है जो एक मुस्लिम होते हुए, एक लेडी होते हुए उस समय वो राजा बनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय राजा बनना कितनी बड़ी बात हुआ करती थी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो में देखा था कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए पोलो से घोड़े से गिर के मर गए। 4 साल में पोलो में 4 प्लेयर होते हैं, चौगान में 4 वर्ड आता है, तो आपको इजीली याद रहेगा कि 1206 से 10 तक उनका राज्यपाठ रहा। उसके आगे आए इल्तुतमिश। कौन आए? इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 36 तक रहे। अगर आप थोड़ा रिजेम्बलेंस करो, वैसे सन इतना याद करना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू डू इट, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास। अगर आप याद रखना चाहें तो इल्तुतमिश, मिश, चश्मिश, सेम सेम वर्ड आता है। अगर आप चश्मे की एक शेप देखें तो कैसे होती है? एक 6 की तरह होती है, ओके। और चश्मे में कितने ग्लासेस होते हैं? 2 ग्लासेस होते हैं, मतलब 2 6 26। और कितने साल इसने राज्य किया? 26। तो आपको लर्न हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आपके दिमाग में अब ये ट्रिक रहेगी। चश्मिश 2 6 26, गॉट इट। अब हम इसके बारे में स्टोरी सुनेंगे भाई। इसमें क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन होता है? ये सन इन लॉ होता है उसका खुद का बेटा नहीं होता है, सन इन लॉ होता है। अब ये सन इन लॉ होता है, इसको राज्यपाठ ये हथिया लेता है, थ्रोन ले लेता है, असैसिनेटेड हो जाता है। तो जो उसके अपोनेंट्स होते हैं, अपोनेंट्स कौन कौन हुए? जो बाकी तुर्किश नोबल थे, जितने भी राजपाट देखते थे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, अधिकारी थे, उन सबको ये चीज़ समझ नहीं आई और गुस्सा आया इस चीज़ का कि इसके जब बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, ये कहाँ से बन गया। तो ये थोड़ा रिवोल्ट सा उठने लगा उसके पूरे खुद के ही राज्यपाठ में। बट ही वॉज़ वेरी स्मार्ट। उसने सोचा अगर मेरे आसपास के लोग ही मेरे अगेंस्ट हो गए तो फिर तो मैं सरवाइव नहीं कर सकता, फिर तो मैं अपना राज्यपाठ नहीं चला सकता। तो उसने क्या किया? ही ग्रांटेड द टेरिटोरियल पोजेशन टू दोज पीपल। उसने जो उसके आसपास जिन जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी, जिन जिन लोगों को सोच रहा था कि हाँ भाई इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये मेरे घर के हैं, तो उन अपने जो तुर्किश जो लोग थे, नोबल्स थे, उन सबको तो उसने पोजेशन दे दी आसपास के एरिया की। और ऐसे करने से उसने क्या किया कि उनको बोला कि मेरी हेल्प करो बाकी एरिया को एक्वायर करने के लिए। और बाकी जो जैसे राजस्थान के बहुत से एरिया उसने एक्वायर करिए, रणथंभौर, बयाना, मंडोर, जालौर, ठीक है, ये सब एरिया उसने अपने अंडर कर लिया, उसमें उसने राज्य कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ? अब देखो सबको तो नहीं बना सकता, सबको बनाएगा, सारा जो कमा रहा है वो सब देना पड़ेगा। लेकिन उसने ये देखा किसको बनाना है, किसको छोड़ना। अब कुछ जो रिवोल्ट थे वो बंगाल और बिहार में भी उठ रहे थे, तो उनको उसने क्रैश कर दिया, उनको उसमें उनके अगेंस्ट उसने लड़ाई लड़ ली। आगे उसको देखो क्या हुआ, उस टाइम पे मंगोल का भी जो एरिया, मंगोल थे वो भी आके इन्वेजन करते थे। तो उन मंगोल्स को रोकने के लिए उसने नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है हमारा, वहाँ पे अपनी जो स्ट्रेंथनिंग है वो बहुत तगड़ी कर ली, ताकि वहाँ से कोई आक्रमण ना हो सके। अब इसके इल्तुतमिश के पूरे शासनकाल में एक इसने अलग चीज़ की, अनोखी चीज़ की, जो कि नोटिस की जाती है, जो कि क्वेश्चन बन के आ सकता है कि 40 नोबल्स किसने ओरिजिनेट किए थे। तो 40 नोबल्स जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने बनाए थे। और उन 40 नोबल्स को जो कैबिनेट, जैसे आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसी वो पहले जो महान लोग होते थे, पर्टिकुलर एरिया, कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रहा है, कोई टैक्स का संभाल रहा है, कोई कुछ संभाल रहा है, कुछ संभाल रहा है, ऐसे ही उसने वो एरिया डिवाइड कर दिए। बट उनको उस समय क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था चालीसा या फिर चहलगनी, ठीक है। तो देखो इजी है, चालीसा तो वैसे ही आ जाएगा, हनुमान चालीसा, 40 माने 40 और 40 नोबल्स 40, राइट। तो इसमें भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, चालीसा आपको याद ही रहेगा, हनुमान चालीसा,
ओके, तो ये सारा जो है, और इससे आगे बस फिर उसकी जो मर गया तो उसकी टॉम बनाई गई, जो उनकी कब्र होती है उसको बनाया गया, ठीक, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। तो बस इतना ही है, इसके बारे में ज़्यादा आप जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं आएगा एग्ज़ाम्स में। इसके बाद जो वैसे इस पूरी स्लेव डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक रज़िया सुल्ताना करती है, एक स्लेव डायनेस्टी का पहला जो राजा है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मेन करता है। तो हम रज़िया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे। रज़िया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी, और इससे बड़ी चीज़ ये थी कि वो पहली मुस्लिम शासक, लेडी शासक थी। गॉट इट? उस समय आप इमेजिन करो, एक औरत राज्य कर रही है एक राजा की तरह। शी वॉज लाइक दैट पर्सनैलिटी, यू नो। तो रज़िया सुल्ताना ऐसी लेडी थी, बट क्या है, अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ याद रखना, लेडी थी, अपने रूल रेगुलेशंस मानती थी, शी वॉज वोकल अबाउट देयर थॉट्स प्रोसेस, राइट। और तो ऐसी औरतें लोगों को समझ में आएंगी क्या, पसंद आएंगी क्या, वो भी उस समय? अभी नहीं समझ में आती तो उस समय तो क्या समझ में आएंगी, ठीक है। तो ऐसी लेडी थी जो बुर्के में रहना पसंद नहीं करती थी। अगर आप इसकी पिक्चर देखो तो शी इज़ वेयरिंग लाइक अ मैन, ठीक है। तो ऐसी लेडी, अब ऐसी लेडी को सबको मतलब सर झुकाना पड़ेगा ऐसी लेडी के आगे। तो जितने भी नोबल्स थे वो रेडी नहीं थे इन सब चीज़ों के लिए। ऑब्वियसली बात है, वो रेडी नहीं होंगे, बोलेंगे लेडी के आगे, पुरुष प्रधान देश में लेडी के आगे हम सर झुकाएं, नो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कुछ वहाँ पे सिनेरियो था, ठीक है। उस समय एक मिनाज उस सिराज हैं जो कि क्रॉनिकल हैं, मतलब जो इतिहास लिखते हैं इतिहासकार, उन्होंने एक बात कही थी कि जो रज़िया सुल्ताना थी ना, वो बहुत ही ग्रेट मोनार्क थी, एक बहुत महान सम्राट थी, एक महान सम्राट थी, बहुत अच्छी जजमेंट लेती थी, सब कुछ बढ़िया था उसका, मतलब सब्जेक्ट उसके जो भी चीज़ में प्रोटेस्ट करती थी, प्रोटेक्शन करती थी, या कोई भी टॉपिक उठाती थी, बहुत अच्छा वे था। बस एक चीज़ गलत थी कि शी वॉज बॉर्न ऑन अ रॉन्ग जेंडर, वो एक गलत जेंडर में पैदा हो गई थी। अगर यही सब चीज़ें वो बीइंग अ मैन होती तो सब उसको बोलते वाह वाह क्या राजा है, लेकिन वो एक लेडी थी, तो इसीलिए ये सब चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। उस समय कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, तो उसकी जितनी भी अच्छाई थी वो सब वर्थलेस हो रही थी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो हुई मेन चीज़। तो कोई भी खुश नहीं था, सब उसके अपोज में थे, जितने भी उसके, जैसे कि इल्तुतमिश ने तो अपने अंडर में कर लिए थे, अपने अपने साइड लिया था, लेकिन रज़िया सुल्ताना नहीं लेके आ पाई। उस समय एक स्लेव था उनका, मतलब जितने भी ये थे हमारे चालीसा जो थे, जो नोबल्स थे, 40 नोबल्स, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे उसको बिल्कुल भी। उस समय एक इथोपियन स्लेव था जो कि वैसे अफ्रीकन था, बाद में इथोपियन स्लेव याकुत, वो उसकी सपोर्ट में था, और उसने उस आदमी को बहुत हाई पदवी दे दी, और वही उसका मतलब एक समझ लो ऐसा इंसान हो गया जो मतलब उसकी सारी बात मानता है और जिसके लिए वो पूरा वफादार है, ये वो। तो ये चीज़ें भी नोबल्स को समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, और इसलिए इन सब चीज़ों के रहते हुए तो उसके अगेंस्ट सबने कॉन्स्पिरेसी करके उसको एक्चुअली मरवा दिया गया। इसीलिए वो ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाई, सिर्फ 4 साल ही रही, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 4 साल तो आपको वैसे भी याद रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भी 4 साल था, ये भी 4 साल थी, तो 4 साल का आपको याद रहेगा। 36 से 40 में ही उसकी कॉन्स्पिरेंसी के थ्रू मृत्यु हो गई, मार दिया गया एक्चुअली उसको। तो अब ये तो हमारा आज का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा, इसी का 3rd पार्ट आएगा, जिसमें नसरुद्दीन मोहम्मद, और नेक्स्ट कौन है, लास्ट जो है स्लेव डायनेस्टी के, गियासुद्दीन बलबन, ठीक है। इसकी भी ट्रिक है, बहुत इजी है, बलबन से ही आइडिया लगा दो, बलबन, बलबन मतलब बलवान, बलवान होगा तो बलवान ने क्या किया, आयरन, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, बस फिर भी थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी स्टार्ट की, ब्लड एंड आयरन मतलब जिसमें शक्ति होएगी, जिसमें खून होगा, शक्ति होगा, वही तो बलवान होगा। तो इसलिए अब आपको याद रहेगा कि ब्लड एंड आयरन थ्योरी किसने पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी, बलबन ने, गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट क्लासेस विद शोभा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।